हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में आपको वर्णमाला में व्यंजन पढ़ाएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको स्वरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। तो आज जो है हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे वर्णमाला में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले व्यंजन होते क्या है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? हम वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक व्यंजन जो है आ की सहायता से बोला जाता है, छोटा आ की सहायता से। इसके बिना कोई भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे कि हम का की बात करें तो इस का में जो है का में हलंत लगा देंगे, तब इसमें से कौन सी ध्वनि निकलेगी? आ की। यानी का जो है वो आपका का हलंत आ से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए आ जो है प्रत्येक व्यंजन में समाहित होता है और इसीलिए आ को जो है शहीद व्यंजन कहते हैं, शहीद स्वर कहते हैं। शहीद स्वर, क्योंकि ये इसकी यादें हर व्यंजन में होती हैं लेकिन ये नजर नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को या ध्वनि को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में कौन सा आपका जो है स्वर होता है? वो आ होता है। आ को हम शहीद क्या कहते हैं? शहीद स्वर भी कहते हैं। कपड़ा तो परंपरागत रूप से जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। इसके अलावा दो द्विगुण व्यंजन भी होते हैं। द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 2। और वो है डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। ये दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन फिर कितने हो जाते हैं दोस्तों? 35 हो जाते हैं, 35। इसके अलावा 39 कुल व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल व्यंजन उनकी संख्या है 39। 39 कुल व्यंजन है। तो हमारी पूरी वर्णमाला में जो है 39 कुल वर्ण है। अगर आप व्यंजन है। अगर आपसे पूछे कि व्यंजन कितने हैं तो आंसर आपको लगाना है 33। और उच्चारण में आपसे व्यंजन पूछे तो आपको लगाना है 35। और कुल व्यंजन की संख्या पूछे तो आपको आंसर में क्या लगाना है? 39। तो आइए आज हम आपको पूरे व्यंजनों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण व्यंजन का वर्गीकरण हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में 4 आधार पर किया गया है। ठीक है। पहला जो है वो है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक। दूसरा जो है वो है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। और चौथा आपका जो है वो है आपका ऊष्म या संघर्षी संयुक्त व्यंजन। ठीक। एक स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और चौथा जो है वो आपका कौन सा है? संयुक्त व्यंजन।
हिंदी व्याकरण में स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है, 25। लेकिन दो द्विगुण व्यंजन भी जुड़ जाते हैं तो कभी कभी आपका जो आंसर है वो क्या लग जाता है, 27। ठीक, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो आपको 25 ही लगानी है, लेकिन जब ऑप्शन में ना हो तो आप फिर क्या लगाएंगे, 27। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म असंघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी, ये आपकी 4 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो देखिए आप जोड़िएगा, 25 स्पर्श व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो कितना हो रहा है आपका, 25 और 2 27, 27 4 31 और 31 और 8 कितने हो गए, 39। तो कुल व्यंजन आपके क्या है, 39 है। अब हम इनको स्पर्श व्यंजनों को आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के निकलने का जो क्रम है वो आप देखिएगा। सबसे पहले निकलता है स्पर्श व्यंजन जो निकलते हैं वो कंठ से निकलते हैं। कंठ, ये मुख के स्थानों से निकलने वाले का क्रम है। कंठ के बाद आता है तालव या तालु, उसके बाद आता है आपका मूर्धा, मूर्धा धन्य या मूर्धा, और इसके बाद आता है आपका दंत, और इसके बाद आता है आपका ओष्ठ या ओंठ। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन के निकलने का क्रम है, या किसी भी वर्ण के निकलने का क्रम हिंदी वर्णमाला में ये है। आपसे क्रम पूछे तो आपको लगाना है पहले कंठ, कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन, फिर उसके बाद दंत और उसके बाद ओष्ठ। कंठ क्या होता है, आपके गले में जो ये हिस्सा होता है, ये बाहर जो मांसपेशी निकली, ये निकला रहता है थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा। तो जब आप जो स्वरों को बोलेंगे, जो वर्णों को बोलेंगे, वो यहां से वाइब्रेट होगा, यानी कंठ से निकलेंगे। और कंठ के बाद का हिस्सा होता है तालु। और मूर्धा क्या होता है, हमारे मुख के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो ऊपर का पार्ट्स होता है वो मूर्धा होता है। और दंत दांत है और ओष्ठ ओंठ है। तो ये क्रम में आपके जो है स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है। अब आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने आपको कितनी बताई है दोस्तों, 25 बताई है, कुल 25 है। तो वो 25 कौन कौन से हैं ये देखिएगा। सबसे पहले आपका का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा और अंगा। फिर आता है का वर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे। फिर आता है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और या। फिर आता है टा, ठा, डा, ढा और अणा। फिर आता है ता, था, दा, धा एंड ना। फिर आता है पा, फा, वा, भा एंड मा। तो ये का से लेके मा तक इनकी संख्या है 25, का से मा तक। ठीक है ना, याद रखिएगा, का से मा तक 25 क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। अब देखिएगा इनका जो नाम है वो पहले वाले वर्ण से ही इसका नाम होता है। का वर्ग से, का वर्ग की बात करें तो ये 5 वर्णों की बात करते हैं कि का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो का, ख, ग, घ, अंग आता है। चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग में ये पूरे 5 वर्ण आएंगे, चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग की बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग एक समूहवाचक शब्द होता है वर्ग, और उस समय ता वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, ता, था, द, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, वा, भा, मा। यानी इनके वर्ग का नाम पहले वाले वर्ण के नाम से इसके वर्ग का नाम हुआ। ये का वर्ग में पहला वर्ण होता है,
ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, प्रत्येक का पहला जो वर्ण होता है वो क, च, ट, त, प होता है। ध्यान से पढ़िए, जब आप संधि पढ़ेंगे तो इनको बहुत जरूरी से आपको व्यंजन संधि में ये बहुत आवश्यक होगा। तो पहला ये है आपका, दूसरा आपका प्रत्येक वर्ग का ये है का, दूसरा जो है प्रत्येक वर्ग का खा, छा, ठा, था और फा होता है। तीसरा गा, जा, डा, दा और बा होता है। चौथा जो होता है प्रत्येक वर्ग में घा, झा, ढा, धा और भा होता है। और पांचवा औआ, या, अणा, ना और मा होता है। आइए अब देखते हैं इनके उच्चारण स्थान। तो का वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं, यानी अगर हम का वर्ग का उच्चारण करें तो हमारी जीभ मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करती है, सिर्फ कंठ आपका वाइब्रेट होता है, जैसे का, खा, गा, घा, औंगा। ठीक। चा वर्ग होता है तालु से। अब कंठ के ऊपर जोर पड़ेगा और आपकी जीभ का आगे का हिस्सा नीचे के दांतों में नीचे टच करेगा, जैसे चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में जीभ ऊपर टच करेगी, मूर्धा बोला जाता है, यानी टा, ठा, डा, ढा, अणा। और ता वर्ग में जीभ दांतों में टच होगी, यानी दंत से बोला जाता है, ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में दोनों होंठ आपस में मिलेंगे, पा, फा, बा, भा, मा, यानी ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। कुछ विद्वान हिंदी व्याकरण के जो आपका चा वर्ग है उसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी। किस वर्ग को? चा वर्ग को। तो इनके उच्चारण स्थान आप समझ गए होंगे। उच्चारण स्थान, कंठ से का वर्ग निकलता है, तालुक से चा वर्ग निकलता, मूर्धा से टा वर्ग निकलता, दंत से ता वर्ग निकलता और ओष्ठ से पा वर्ग निकलता। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो पंचम वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, इसे नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, नासिक व्यंजन। इसका मतलब ये है कि इनकी ध्वनि नाक से भी निकलती है। इसके अलावा स्वर में हमने आपको बताया था नासिक स्वर क्या था, अंग था। तो ये जो 5 वर्ण ये और एक स्वर वाला अंग, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? नासिक से, यानी नाक से होता है। ठीक। तो ये याद आपको रखना है कि नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है वो नासिक व्यंजन होता है। तो ये तो बात हो गई इनके उच्चारण स्थान की। अब बात करते हैं कुछ आगे की। देखिए इसमें आपके 2 व्यंजन और होते हैं, वो आपके किसमें? मूर्धा वाले में होते हैं, जिन्हें हम द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। एक होता है ड के नीचे बिंदी और एक होता है ढ के नीचे बिंदी। ये द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण, या ये इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण या उत्क्षिप्त। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, उत्क्षिप्त। तभी जाके संख्या 39 पहुंचती है, या स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 पहुंचती है। 2 इनको, इनका उच्चारण स्थान वही है जो डा और ढा का है। देखिए डा का और ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? मूर्धा से होता है। तो ये भी मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। घोषत्व के आधार पर देखिएगा, इधर दिखेगा नहीं? देखो, चलो साफ कर। तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से और पा वर्ग का ओष्ठ से। अब बात यहां करते हैं घोषत्व की। हमने आपको पिछले
आपकी वीडियो में बताया था कि घोषत्व का मतलब क्या होता है, जब हम स्वर पढ़ा रहे थे, तो कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। ठीक है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में कंपन हो, वाइब्रेशन हो, तो वो आपका घोषत्व कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अघोष और एक होता है सघोष। अघोष का मतलब है कि जिसमें कंपन ना हो, कंपन ना हो। आ का, छोटे आ का मतलब ही होता है नहीं, घोष का मतलब कंपन, जिनमें कंपन ना हो। और सा का मतलब होता है, घोष का मतलब कंपन, यानी जिनमें कंपन है, कंपन्य हो। अब स्पर्श व्यंजन में भी कुछ घोषत्व के आधार पर कुछ सघोष वर्ण होते हैं और कुछ अघोष वर्ण होते हैं। तो वो देखते हैं कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। तो अघोष जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष है। पहला दूसरा बोले तो का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा। ये क्या है दोस्तों? ये प्रत्येक वर्ण के स्पर्श व्यंजन में अघोष वर्ण है, इनके उच्चारण स्थान में कंपन नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वो आपका अघोष होता है, और सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होता है आपका सघोष। यानी इनको बोलते समय जो है कंपन होता है, वाइब्रेट होता है। तो तीसरा क्या है यहां पर? गा, घा, अंगा, ठीक है, जा, जा, या, अगला है डा, ढा, अणा, फिर दा, धा, ना और वा, भा और मां। ये जो है ये आपके क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। इनके उच्चारण में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। और पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? अघोष होता है, इसमें कंपन नहीं होता। इसके अलावा एक प्राणत्व भी होता है दोस्तों। प्राणत्व इन्हीं में स्पर्श व्यंजन में प्राणत्व का मतलब होता है वायु। ठीक, दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प प्राण का जिसमें कम वायु बाहर आए, कम वायु बाहर आए। और महाप्राण का मतलब जिसमें अधिक वायु बाहर आए, अधिक वायु मुख द्वार से क्या आए? बाहर। तो प्राणत्व का मतलब वायु है, और जिसके उच्चारण में कम वायु बाहर आती है उसे अल्प प्राण बोलते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु बाहर ज्यादा आती है उसे महाप्राण बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी पहला ये वाला, तीसरा ये वाला और पांचवा ये वाला, ये क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा। याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? आपका अल्प प्राण है। और बाकी जो दो बच गए हैं, दूसरा और कौन सा? चौथा, वो महाप्राण है। यानी विषम संख्याओं में जो प्रत्येक वर्ग का विषम नंबर है, विषम संख्याओं का है, वो अल्प प्राण है, और सम नंबर में है जो महाप्राण है। यानी क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, व और अंगा, या, अणा, ना, मा, ये अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा वाला। यानी दूसरे में क्या है? ख,
छ, ठ, थ और फा, घ, झ, ड, ढ, ध और भ, ये महाप्राण है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, किसका उच्चारण कहाँ से होता है और कौन जो है आपका किसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है और कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है।